तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग भूगोल के ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछ ले जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 5 नंबर आसानी से। ठीक है, चलिए इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जो कि 5 नंबर के लिए है, उसे नहीं देखा तो जाकर देख लें। साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, 1 नंबर टाइप का भी क्वेश्चन देख लें। अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होता हो क्योंकि चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ और आप एक बार टच करते हैं ज्योग्राफी वाला तो आपका जितना भी आपका ज्योग्राफी का मैंने बनाया वीडियो सारा का सारा खुल जाएगा और आप एक एक करके देखते रहिएगा। चलिए बात कर लें तो उत्तर की। तो देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है कि वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोका व तो फिर एकत्रित किया जाता है। कुछ नहीं है, देखिए क्या है कि वर्षा जल संग्रहण एक विधि है जिसमें क्या होता है, जो वर्षा के जल होता है, जो पानी गिरता है वर्षा के समय, वह पानी को रोक लिया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यही आपका वर्षा जल संग्रहण है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को ठीक है बढ़ाने की तकनीक है। अर्थात वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है। यानी कि जिस प्रकार से अभी जो हमारा भूमिगत जल है ना, उसकी क्षमता धीरे धीरे घटते जा रही है, वो नीचे चले जा रही है, इसको बचाना, इसको सुरक्षित करना, ये भी एक प्रकार से आपका विधि हो जाता है। आगे लिखिएगा कि वर्षा का जल जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण। यानी कि जहाँ पे जो गिरता है पर वर्षा का जल वहाँ पे एकत्रित करके रखा जाता है, यही आपका वर्षा जल संग्रहण है। आगे बात कर लेते हैं इसके उपाय की। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो वर्षा जल संग्रहण है वो समझ में आ गया। कुछ नहीं है, तो वर्षा का जल है उसे रोक कर एकत्रित किया जाता है, इसे हम लोग वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। देखिए इसको उपाय देख लेते हैं। पहले तो टांका लगाकर, बहुत सारे जगह इलाके में क्या कहते हैं, टांका लगाकर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्र में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। टांका या तो कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में टांका या तो कुंड बनाकर उसे एकत्रित किया जाता है। यह वर्षा जल संग्रहण ढांचा वस्तुतः एक ढके हुए ठीक है भूमिगत टैंक होती है। ये क्या होता है, जमीन के अंदर एक प्रकार से टैंक बनाया जाता है और इसमें ये पानी रखा जाता है, जो कि आपको ऊपर से ढक्कन वगैरह लगा दिया जाता है, जिसका निर्माण घर में या तो घर के आसपास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो जो टंका बनाता है जमीन के अंदर, वो जो वर्षा जल होता है उस वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं झील के माध्यम से वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में क्या होता है कि वर्षा जल को जो टंका वगैरह बनाता है, देखिए साइड में गड्ढा वगैरह खोद दिया घर के साइड में, और उसमें क्या करता है, एक लगा दिया उसको ढक्कन वगैरह करके कुछ भी, और उसमें क्या होता है कि पानी जा रहा है कुछ इस प्रकार से, एक पाइप टाइप का बना दिया है, जो कि आपका छत का पानी भी उसी में जा रहा है, और जब का नाली के पानी है जो नली बनाता है, चाहे वो चापा नल का हो चाहे कहीं का भी हो, सर का सारा पानी उस गड्ढे में ही जाता है। एक प्रकार से आपका एक टंका हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका तालाब व झील। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल को ठीक है, वर्षा जल के लिए धरातल रचनाएं जैसे कि तालाब ठीक है, जिनका उपयोग किया जाता है। तालाबों में देखिएगा क्या होता है, जल एकत्रित होता है, वो आपको बनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में तालाब वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि आपका देखिएगा हर एक समय में आपको पानी मिलता ही रहेगा, चाहे वो कोई भी महीना होगा। तो क्या होता है कि उसमें पानी एकत्रित रहता है। ठीक है, जल संभर प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत कुंप व चेक डैम निर्माण किया जाता है। देखिए जल के संरक्षण के लिए चेक डैम वगैरह भी बनाया जाता है और ये जल को एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो वर्षा जल संग्रहण होता है, यानी कि वर्षा के जल को बचाना एक प्रकार से, और इसका क्या उपाय होना चाहिए आप अपने शब्दों में, सरल शब्दों में वहाँ लिखिएगा, तो आपको सही से उत्तर मतलब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें तो दूसरा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उदाहरण की सहित व्याख्या करें। जो उद्योग वगैरह होता है, जो फैक्ट्री होता है, उसको क्या प्रभावित करता है वो आपको लिखाना है, और उदाहरण के साथ आपको बताना भी है। तो चलिए मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करूँगा, हर एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ना कि आपको यहाँ मैं नोट्स दे दिया हूँ, मैं PDF बता दिया हूँ और आप जाके खाली मेरा वाला कॉपी करके रीडिंग करके रट के जाके लिखिएगा। तो रटना नहीं है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ लीजिए। चलिए आगे देखिए आंसर क्या है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से आप लिखिएगा। निम्नलिखित कारक है, निम्न प्रकार से है, आप लोग लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर आप लोग डैश करके लिखिएगा बाजार तक पहुँच।
ठीक है। देखिए, विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उन्नति में बाजार निकटता विशेष लाभदायक रखती है। यानी कि देखिए, आप ऐसे स्थानों पर फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे, उद्योग लगाना पसंद करेंगे, दुकान लगाना पसंद करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आपका बाजार निकट हो, जहाँ का आपका माल बिके, यानी कि बाजार के स्थानों में आप लगाना पसंद करेंगे, ना कि जंगल में आप दुकान लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया कि बाजार निकटता हो, ये आपका लाभदायक हो गया। दूसरा लिखना है कि बाजार के निकट उद्योग लगाया जाता जाए तो वस्तु को पहुंचाने तथा रुपये में खर्च कम होगी। ठीक है, अगर बाजार में अगर रहेगा आपका दुकान वगैरह, तो आपको ले जाने और आने में सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ की सड़क भी अच्छी होगी, वहाँ आपको साधन भी मिल जाएगा, गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगा और पैसे भी कम खर्च होंगे। एक आपका हो गया बाजार निकटता होने के कारण। फिर लिखिएगा कच्चे माल की प्राप्ति तक का पहुँच। ठीक है, ये भी आपका एक रीजन हो जाता है। देखिए, कच्चे माल की क्या प्राप्ति तक पहुँच है वो देखते हैं। क्या हो कि उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है, अगर कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में काफ़ी खर्च होती है। अगर सपोज कि अभी कहीं आपको लाना है, धनबाद में आपका घर है और आपको कुछ कच्चा माल की ज़रूरत है, वो आप लाते हैं गिरिडीह से, तो आपका भाड़ा तो लगता होगा, है ना। अगर आप मंगाते हैं रांची से, तो वहाँ से भाड़ा लगता होगा, अधिक भाड़ा लगेगा। इस प्रकार से जहाँ आपका निकटतम होगा, यहाँ पे धनबाद का ही माल आपको धनबाद में ही मिल जाए कच्चा माल, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, भाड़ा कम लगेगा। तो एक आपका रीजन हो जाता है। यदि कच्चा माल भारी हो तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है, और भारी भी है तो भी आपका अधिक मूल्य लगता है, और खर्च बढ़ते रहता है, और खर्च बढ़ेगा। इसलिए आपको कच्चे माल की प्राप्ति भी नज़दीक में हो जाना चाहिए। इसलिए आप फैक्ट्री वगैरह जल्दी लगा सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। आगे लिखिएगा श्रम आपूर्ति तक का पहुँच। ठीक है, देखिए, कोई भी उद्योग चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई अब दुकान वगैरह चला रहे हैं, कुछ फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, तो आपको श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, मजदूर का आवश्यकता पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि मजदूर भी आपको मिल जाना चाहिए, वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। इसमें क्या होता है, उत्सव श्रम। ठीक है, यहाँ पे उत्सव यानी नहीं होगा, श्रम यहाँ पर होगा। श्रम की आवश्यकता होती है, उत्तम होगा, उत्तम श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों के उद्योग कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, वहीं उन उद्योग का स्थानीयकरण हो जाता है। यानी कि जहाँ के क्षेत्रों में अच्छा श्रमिक मिलता होगा, जहाँ अच्छे मजदूर मिलते होंगे, वहाँ पे उसको पैसा भी कम लगता होगा, और साथ ही साथ उसका काम भी सरल से हो जाता है। ठीक है, वहीं उद्योग स्थानीयकरण, ये तो मैं बता दिया। ठीक है, श्रम कुशल होने के साथ ही सस्ता भी होना चाहिए। देखिए, अगर आपको श्रमिक मिलता हो, श्रमिक अगर मिलता हो, मजदूर मिलता है, वो कुशल तो होगा ही। ठीक है, अब कुशल के साथ साथ उसको पैसा भी कम लेना पड़ेगा, तो आपको लिए वो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं, वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन पैसा का मांग ज़्यादा कर रहा है, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लग जाएगा। ये श्रम नहीं होगा, यहाँ श्रम नहीं, ठीक है, श्रमिक होगा, तो वह सस्ता भी आपका होना चाहिए, एक रीज़न हो गया। आगे क्या लिखना है कि परिवहन एवं संचार सुविधा भी पहुँच, यानी कि आपको गाड़ी वगैरह, साधन वगैरह भी होना चाहिए। ठीक है, ये उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन जरूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी माल को अगर आप लाते हैं, कच्चा माल को, अब लाने के बाद अगर आपका वो चीज़ बन गया, अब बनने के बाद आप जब बेचते हैं, दुकान में ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए भी आपको सुविधा होना चाहिए। ठीक है, वाहन की सुविधा होना चाहिए, तो एक रीजन आपका परिवहन भी हो जाता है। चलिए, आगे क्या लिखना है कि संचार की सुविधा पहुँच, कि उद्योगों के लिए कच्चे माल को ले जाने और उत्पादित माल को बाजार में पहुंचाने के लिए ज़रूरत पड़ती। ठीक हो गया। अब हो गया हानिकारक, जैसे कि जलवायु होना चाहिए, किसी भी विशेष उद्योग के विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ की जलवायु किस प्रकार से है, वहाँ किस प्रकार से वहाँ के रहन सहन की दशाएँ हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आपको ध्यान में रखना, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए अर्ध शुष्क जलवायु आवश्यक होते हैं, वहाँ की जलवायु भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जहाँ लगाना चाहते हैं, वहाँ की जलवायु किस तरह होना चाहिए, अर्ध शुष्क जलवायु भी होना चाहिए। तो आगे यहाँ पे लिखना है, भूमि लिख देना है, वहाँ की भूमि को भी यहाँ पे प्रभावित करती है। तो देखिए, भूमि क्या है, बृहत स्तर के निर्माण उद्योग को विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कहीं फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपको बड़े सा इलाका चाहिए, बड़ा जैसा इलाका चाहिए, छोटा मोटा जगह में होगा नहीं। तो वहाँ का भूमि भी आपका होना चाहिए, ताकि कारखाने तथा गोदाम तथा श्रमिकों की बस्ती, ठीक है, बस्तियाँ बनाई जा सकें। यहाँ की उद्योग ऐसा जगह में लगेगा जहाँ पे आपको इलाका बड़ा हो, और इलाका बड़ा रहेगा तो वहाँ पे जब जब वाहन आएगा, वाहन खड़ा होना चाहिए, माल आएगा तो माल उतरने के लिए फैक्ट्री बनेगा। एक फैक्ट्री में अगर 100 मजदूर काम करते हैं, तो इसलिए आपका बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ आसपास के इलाके भी अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी रहता होगा आपका उत्तर उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो अवस्थिति, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो रहते हैं उदाहरण के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपका वर्षा जल संग्रहण है, वो भी समझ में आ गया होगा।
तो अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है निखिल स्टडी क्लासेस। आप सर्च मारिए, टेलीग्राम में मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका पॉलिटिकल का मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि उसका मॉडल पेपर आपका नहीं आया है। ध्यान में रखिए, मैं तैयारी करवाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसी प्रकार दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।